हाँ, तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में है, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसी को राउल्ट्स लॉ भी कह सकते हैं। राउल्ट्स लॉ। बच्चों को ये टॉपिक जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं बच्चे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए हमको पहले दो बातों को जानना ज़रूरी होगा। पहली बात ये कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों से अगर पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं या किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बच्चे पहले यही बोलेंगे कि हाँ, कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर बॉयल कर जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये गलत डिफिनीसन है। क्या है गलत डिफिनीसन? क्यों? क्योंकि साइंस के टर्म में बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीसन ये सही नहीं है। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वेपर प्रेशर है, ठीक, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड, दो लिक्विड से मिलके बना होगा, और उसके वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, द वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, देन दैट टेम्परेचर is called boiling point of the liquid। boiling point of the liquid कहने का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से बात को सुनेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में कोई सब्सटेंस है, ए है, कोई सब्सटेंस ए है। अब ये धीरे धीरे स्किप करना स्टार्ट कर रहा है, उड़ना स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है स्किप करना। अब जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपराइजेशन या वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर, यानी 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, वही उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर से सुनिए ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर वह पॉइंट होता है जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। यानी हमने एक सब्सटेंस लिया है, मान लीजिए ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हम रख सकते हैं। ज़्यादातर लिक्विड को लेके चलते हैं। तो लिक्विड अगर मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं, तो अगर इस सब्सटेंस को टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है या नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिस तरह से भी, अगर जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, वही उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आई, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट बताने का मेरा कोई बहुत
मतलब नहीं था, हमको आना था वेपर प्रेशर पे। और वेपर प्रेशर को समझाने के लिए हम पहले बॉइलिंग पॉइंट पे हैं। तो अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो अब हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapor of the liquid in equilibrium with liquid at a given टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में सीधे इस तरह से कह सकते हैं कि दिमाग में हमको ये रखना है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स। मतलब फिर से वही बात आते हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, इस कंटेनर में कोई लिक्विड ली जा रही है। अब इस लिक्विड का धीरे धीरे वेपोराइजेशन होगा। तो वेपोराइजेशन होने के बाद ये लिक्विड ए है, लिक्विड ए अब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। भाई अगर कंटेनर क्लोज है, इस तरह से हमने पिस्टन लगा दिया है तो प्रेशर क्रिएट करेगा। जो भी इस लिक्विड के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा वही उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। कहने का द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर पर अगर जो भी प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है लिक्विड के द्वारा वही उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी लिक्विड लिए हुए हैं ए, अब इस लिक्विड को हमें पता नहीं है कि एसीटोन ले, वाटर ले, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल ले सकते हैं, चूँकि सबका अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो नेचर भी डिपेंड करता है लिक्विड का कि लिक्विड किस नेचर का है। लिक्विड वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा है उसका कि उसका वॉलेटाइल नेचर कम है, ये बात भी दिमाग में रखनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, एक हमको दिमाग में ये बात रखनी है या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के अलावा लिक्विड को बॉयल करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने के अलावा लिक्विड को बॉयल करने का कोई और भी तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? प्रेशर बढ़ा दें। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर हमने ले लिया, फिर से आते हैं, एक कंटेनर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, ये धीरे धीरे वेपोराइज हो रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ वेपर्स का मतलब हो गया कि ये जो वेपराइज हो रहा है, इस तरह से वेपराइज हो रहा है धीरे धीरे, तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर को अचीव करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? अचीव करना चाहेगा। और जिस टेम्परेचर पर वो एक्सटर्नल प्रेशर को अचीव करेगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाएगा। यही बात मैंने बताया है। अब यहीं से राउल्ट्स लॉ की शुरुआत होगी। तो हमने अभी 2 टॉपिक
छोटे छोटे टॉपिक समझे, जिसमें पहला है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है वेपर प्रेशर। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ जानने के लिए ये दोनों बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम लोग राउल्ट्स लॉ की बात करें तो लिखते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सीधे लिखेंगे द वेपर। अब देखिए इसमें वेपर प्रेशर टर्म यूज होगा, तो जब वेपर प्रेशर टर्म यूज होगा तो आप जब क्लियर रहेगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर आता क्या है, होता क्या है, ये बातें जब क्लियर रहेंगी, वेपर प्रेशर क्या होता है, तो दिमाग में चीज़ें आएंगी। द वेपर प्रेशर, the vapor pressure of a solution is directly proportional, directly proportional to the mole fraction, mole fraction of the volatile component, volatile component और कंपोनेंट, या कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कंपोनेंट, ठीक। दिस इज आल्सो known as the total pressure of the system. This is also known as the total pressure of the system. अब इसको बात को समझाया जाए, फिर से देखिए, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करिए। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर के बारे में भी बताया गया। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उसको समझाया गया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट या कंपोनेंट। दिस इज आल्सो नोन एज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब इस चीज को पढ़ने समझने के लिए राउल्ट्स का 2 लॉ आया है। बुक में ज़्यादा क्लियर नहीं है, अगर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। इसके लिए 2 लॉ आया। अब दोनों ही लॉ अलग अलग हैं। एनसीईआरटी में एक में ही बात को समझाया गया है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। एक बात और दिमाग में रखना है, राउल्ट्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेट सोल्यूशन के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वहाँ हेनरी लॉ, डाल्टन लॉ आने लगता है। यहाँ पे हम लोग वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अब ये 2 होगा, कितने होंगे याद रखना है, 2। एक होगा राउल्ट्स लॉ फर्स्ट, और दूसरा होगा राउल्ट्स लॉ सेकंड। ठीक है। राउल्ट्स लॉ फर्स्ट और राउल्ट्स लॉ सेकंड। अब राउल्ट्स लॉ फर्स्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से। हम लोग पहले राउल्ट्स लॉ देखें, बताया गया राउल्ट्स लॉ। हमने कहा ये 2 होगा। एक होगा राउल्ट्स लॉ फर्स्ट और दूसरा होगा राउल्ट्स लॉ सेकंड, ठीक। अब अगर पहले फर्स्ट की बात की जाए, राउल्ट्स लॉ फर्स्ट, तो इसमें व्हेन 2 वॉलेटाइल लिक्विड
आर मिक्स्ड। इसमें जो हम सॉल्यूशन लेंगे उसमें दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड होंगे। वॉलेटाइल का मतलब हो गया जो जो स्केप कर जाए, जो उड़ जाए। जैसे पेट्रोल रखते हैं तो पेट्रोल थोड़ी देर में क्या हो जाता है, उड़ने लगता है। स्केप का वाटर रख दीजिए, 2 दिन बाद गायब हो जाएगा भाई, वेपोराइज हो जाएगा। तो जो स्केप कर जाए उसको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। जो स्केप ना करे, जल्दी ना करे, बहुत स्लो करे, वो नॉन वॉलेटाइल होगा। और नॉन वॉलेटाइल हम लोग सॉलिड को कहते हैं, लिक्विड के टर्म में नहीं यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए राउट्स लॉ सेकेंड में क्या है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड solute, non volatile solid solute is mixed with volatile liquid, volatile liquid solvent, volatile liquid solvent। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल हैं सोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर जो है राउट्स लॉ सेकेंड में जो है वहाँ एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, और दूसरा जो है वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है। बात समझ में आई? एक नॉन वॉलेटाइल और दूसरा वॉलेटाइल है। तो अब हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए बात को। पहले हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड के लिए लेके चलते हैं। देखिए फिर वही बात, हम आते हैं एक कंटेनर लेके चलते हैं, एक कंटेनर, ठीक। अब इस कंटेनर में हमने 2 लिक्विड ले लिया है। एक लिक्विड मान लीजिए लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है, लिक्विड बी भी है और लिक्विड ए भी है, ठीक। अब दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के हैं, और जब दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के हैं तो दोनों ही वेपोराइज होंगे, और दोनों ही वेपोराइज होंगे तो इस सिस्टम का वेपर प्रेशर फर्स्ट सेकंड लॉ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए जो फार्मूला बना वो ये बना, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी एस जो है वो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिया गया है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो जो हमको लिखना होगा हम ये लिखेंगे, द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, sum of the partial pressure of the constituent, of the constituent, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि यहाँ राउल्स फर्स्ट लॉ में जो है, या जो पहला लॉ है राउल्स का, हम 2 इसको कैटेगराइज किए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अगर फर्स्ट लॉ में तो इसमें दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल मान लेते हैं, एक दिमाग में लेके चल रहे हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं। एक में अगर भाई पेट्रोल है और वाटर दोनों ही हैं और दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के हैं, तो दोनों ही स्केप करना जाएंगे, दोनों ही उड़ेंगे। तो दोनों ही जब स्केप करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस पूरे सिस्टम का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, और वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सिस्टम का बढ़ने लगे, इस तरह से। तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी टोटल वेपर प्रेशर, यही फर्स्ट है, फर्स्ट ला बस इतना ही है, बस इसको अभी तक यही पकड़ के चलना है कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी ए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, अब लिक्विड ए, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत, आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हम एसीटोन या पेट्रोल की बात कर ले रहे हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो तुरंत वाटर की बात कर ले रहे हैं। एक दिमाग में ऐसे सेटअप बैठा के चलेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पी ए प्लस पी बी बस दो ही लिक्विड हो। पी सी बी, पी डी, पी फोर, पी सी, पी डी, पी ई, इस तरह से कई लिक्विड ले सकते हैं। बात समझ में? तो सम ऑफ द ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड लेंगे उनका पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो टोटल वेपर प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा, ये हम कहेंगे। ठीक है, अब इसकी बात अगर की जाए, यहाँ पर देखिए बात की जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to mole fraction of volatile component। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं। अब इस कंटेनर में यहाँ पर देखिए हम लोग एक सॉल्ट ले लिए और वाटर ले लिए। अब सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। अब सॉल्ट जब आ गया तो सॉल्ट जो है ये इसके वेपर्स जो हैं आके ऊपर सरफेस पे कवर कर लेंगे और वाटर को वेपोराइज होने से रोकेंगे। और जब वाटर को वेपोराइज होने से रोकेंगे तो इस पूरे सिस्टम का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। बात समझ में आई? और जहाँ पे साल्ट आपका हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने क्या कहा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जरूर, लेकिन किस कंपोनेंट के, वोलेटाइल कंपोनेंट के होगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो वॉलेटाइल का होगा, वो वाटर का होगा, नॉन वॉलेटाइल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये दिमाग में रखना है, ये बात दिमाग में रखनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल बढ़ाने पे सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन क्या होगा, कम होने लगेगा। भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको हम बढ़ाएं, ठीक है, यानी कि इसको हम बढ़ाएं तो वेपोराइजेशन क्या होगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो सरफेस पे आने लगेंगे और वेपोराइज होने से वोलेटाइल कंपोनेंट को रोकेंगे। और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए या काई ए, इसको काई पढ़ा जाता है, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो एक्स ए भी बोले, काई ए बोल सकते हैं। ठीक, काई ए, जहाँ काई ए को कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई? तो अब हमको प्रोपोर्शनल हटाना है, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए काई ए। अब पी एस जो है वो क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है। अच्छा, यहाँ काई ए है, बहुत सी बुक में काई भी दिया है, तो उसके लिए घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये चाहे ए हो चाहे बी हो, लेकिन यूज किसके लिए करेंगे, सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपोराइज होगा, सॉल्यूट वेपोराइज नहीं होगा। अच्छा, पी नॉट ए जो है वो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट लगाया गया है। तो और काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यहाँ पर। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सपोज लाइन हम इधर खींच दे रहे हैं इस तरह से, फिर से यहाँ पर, क्योंकि दोनों में डिफरेंस में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे
राउल्ट्स लॉ फर्स्ट था, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ सेकंड था। ठीक है, तो दो पार्ट में मैंने समझाया रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज काई ए इक्वल टू 1, ठीक, काई ए इक्वल टू 1, और हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू होता है 1, तो 1 प्लस काई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, काई बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट जो है वो वेपोराइज नहीं होने देगा, किसको, सॉल्वेंट को। और इस कंटेनर में सॉल्यूट न के बराबर रखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, बहुत ही डाइल्यूट होगा, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा। इसको हम न के बराबर रखेंगे। अगर काई ए को सॉल्वेंट माने हैं और काई बी को सॉल्यूट माने हैं मोल फ्रैक्शन, तो जब काई बी 1 आ रहा, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू एकदम न के बराबर होगी, और जो मेरा जो रखा गया है, जो सोल्यूशन बनाया गया है, वो बहुत ही डाइल्यूट है। किसमें, राउल्ट्स लॉ के सेकंड लॉ में, राउल्ट्स सेकंड लॉ में। ठीक है, इस तरह से काई ए जो है वो प्योर लिक्विड हो गया है, और यहाँ पर प्योर लिक्विड जो है वो काई ए को मान लेंगे, और पी नॉट ए जो है, जो यहाँ पर हमने अभी फार्मूला बताया है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। ठीक है, ये जो पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हो जाएगा। इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा आते हैं राउल्ट्स फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट वाले में देखते हैं। पी एस इक्वल टू, आपको पता ही बताया गया, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। हमने बताया पी ए जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ये, मान लीजिए इसको एसीटोन मान लेते हैं और इसको वाटर मान लेते हैं, वाटर। ठीक है, एसीटोन ज़्यादा तेज़ी से स्केप करता है, वाटर कम तेज़ी से स्केप करता है, इसकी स्केपिंग पावर कम होती है, इसकी स्केपिंग पावर ज़्यादा होती है। और हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी इक्वल टू होता है 1। अगर मान लीजिए काई ए हमने 0.5 ले लिया और काई बी भी 0.5 ले लिया ml, तो कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर लिया, कंटेनर में दोनों को लिया गया है। काई ए जो है वो 0 कितना है 5 है, और काई बी जो है वो भी 0.5 है। लेकिन काई ए जल्दी स्केप करेगा और काई बी जो है वो जल्दी स्केप नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि काई ए जो है वो कहाँ से आया है, एसीटोन से आया है, और काई बी कहाँ से आया है, वो वाटर से आया है। तो ये जल्दी स्केप करेगा, ये जल्दी स्केप नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये। और हम ये भी कह सकते हैं पी एस इक्वल टू पी नॉट ए। बात समझ में आ रही है, इस तरह से। क्यों, पी नॉट ए इसलिए ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि इसकी स्केपिंग पावर ज़्यादा होगी तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। पी नॉट बी की स्केपिंग पावर कम होगी इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंटेनर में जो भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं वो नेचर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आई, उसका उस लिक्विड का कैसा नेचर है, वो उसकी स्केपिंग पावर कम है या ज़्यादा है, इस बात पे ज़रूर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम लोग काई ए इक्वल टू 1 ले रहे हैं और काई बी इक्वल टू 0.5 ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका अमाउंट ज़्यादा ले लिए, इसका अमाउंट कम ले लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं एसीटोन जो है वो क्या है, हमने उसको ज़्यादा ले लिया है, और यहाँ पर जो 0.5 वो वाटर है H2, अब इसका अमाउंट कम है, तो इसका स्केपिंग पावर ज़्यादा है और इसका स्केपिंग पावर क्या है, कम है। तो अमाउंट भी डिपेंड करेगा कि हाँ उसका उस पूरे सिस्टम का वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा कि कम। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होगा और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, और टोटल जो सिस्टम का आ जाएगा प्रेशर वो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स या काई बी, पी नॉट बी काई बी। तो जहाँ पर ये हम कह सकते हैं ये और ये पी नॉट ए एक्स ए, और यही आपका फार्मूला एनसीईआरटी में इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, जहाँ पे ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल
प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ पार्शियल 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 प्रेशर ऑफ बी। बात समझ में आई। अब इसी तरह से देखिए ध्यान से अब इसके बारे में फिर से समझा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आई, देखिए यहाँ पर ये जो आया, ये देखिए फर्स्ट वाले से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। फर्स्ट वाले से देखिए कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो सेकंड वाले से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। बस पी एस इस तरह से लिया गया। अब देखिए ध्यान सुनिए बात को। अब इसी पे जो है इसका डेरिवेशन बन जाता है। कैसे, देखिए पी एस इक्वल टू, आप ये हमने डेराइव करके बताया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी का एक्स बी या काई बी, है कि नहीं। और पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी हो जाएगा 1 माइनस काई ए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू होता है 1, तो काई बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई ए। ठीक है। अब जो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए, इस तरह से। और पी एस इक्वल टू हो जाएगा काई ए, है कि नहीं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी बी, और प्लस हो जाएगा पी नॉट बी। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी बी, और यहाँ एक्स ए इधर कर दे, एक्स ए प्लस पी नॉट बी। और ये जो आ रहा है ये कहीं ना कहीं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट कर रहा है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इसकी लाइन जो मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। y इक्वल टू एम एक्स सी, जो ग्राफ इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ तक इस डिफिनीसन पे न्यूमेरिकल आते हैं। कोशिश ये की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए बात को। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर वेपर प्रेशर है, यहाँ पर जो हम लोग लेंगे मोल फ्रैक्शन लेंगे, मोल फ्रैक्शन लिया जाएगा इस तरह से और ऐसे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है यहाँ पी नॉट ए और यहाँ पी नॉट बी। ठीक है। काई ए इक्वल टू यहाँ पर 1, काई ए इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ काई बी इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ काई बी इक्वल टू हो जाएगा 1। इस ग्राफ को अगले वीडियो लेक्चर में समझाया गया है, यहाँ तक इसको रखना। अच्छा, इसको ध्यान से एक बात और याद रखना है कि हाँ, हम इसको जैसे इस तरह से लिखें उसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। पी एस इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि इसी टर्म में लिखें कि पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी या काई बी इक्वल, या पी ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी। अब यहाँ पर एक्स ए की जगह, काई ए की जगह 1 माइनस काई बी रख दिया गया है, प्लस पी नॉट बी काई बी, या पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, या पी एस इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और फिर उसके बाद वही एक्स काई बी हो जाएगा प्लस पी नॉट ए। तो इसके लिए जो ये भी जो कोरिलेट कर रहा है किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, यानी कि जो लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पी नॉट ए लिया गया है और यहाँ पर पी नॉट बी लिया गया है। तो चाहे आप इस टर्म में रखिए चाहे आप इस टर्म में रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों ही टर्म पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही टर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, राउल्ट्स लॉ 2 होता है, एक राउल्ट्स लॉ फर्स्ट, एक राउल्ट्स लॉ सेकंड। एक बार हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड के लिए